हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। माय नेम इज़ हिबानाज एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी सिलेबस फॉर CUET 2023 फॉर यूजी कोर्सेज। ठीक है, अब जैसे कि हम सब जानते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है, CUET 2023 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। लास्ट वीक ऑफ मई में ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। आप सोचोगे कि अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, हम आराम से तैयारी शुरू कर देंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं, उसके बाद जो भी आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम है आप उसकी तैयारी करोगे। उसके बाद जब आप देखोगे कि टाइम ही नहीं है, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, अब एग्ज़ाम कैसे हम क्रैक कर पाएंगे। तो वही चीज़ है, आपको अभी अपना सिलेबस से फेमिलियर होना है। आपको देखना है कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ताकि आप अपना एग्ज़ाम जो CUET 2023 दोगे उसको क्रैक कर पाओ। तो मैं आपके लिए सिलेबस लेकर आई हूँ सोशियोलॉजी का, हम वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। CUET 2022 में कौन से सवाल कौन से चैप्टर से पूछे गए थे, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको या आपके डोमेन स्पेसिफिक जो भी लेक्चर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको दिए जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि हमें सोशियोलॉजी सिलेबस देखना है, तो आपने अपने 12th में आपके 2 NCERT दिए गए थे। एक था आपका इंडियन सोसाइटी और दूसरा था आपका सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो हमारा जो फर्स्ट बुक था इसमें हमें 6 चैप्टर्स दिए गए थे। फर्स्ट चैप्टर था हमारा इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, चैप्टर 2 द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। मैं आपको बोलने वाली हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, सेकंड, ये डेमोग्राफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 4 से 5 सवाल आपके पूछे गए हैं CUET 2022 में। तो हमें ये चैप्टर तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल्ड में पढ़ना है। और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सवाल पूछे गए थे तो अब नहीं पूछे जाएंगे, और ज़्यादा चांसेस हैं कि इस चैप्टर से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह से हमारा चैप्टर 3 है सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर एग्जाम में। तो ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, कवर करने हैं। इसी तरह से चैप्टर 4 मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इससे 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे मैम आप हर चैप्टर को बोल रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हर चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दोनों NCERTs हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब पेपर एनालाइज करा था 2022 का, तो हमने देखा था आपके सारे सवाल आपके NCERT से पूछे गए थे। आपके वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपसे सवाल पूछे गए हैं NCERT से। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको NCERT स्किप करनी है या अदर सोर्सेज से आपको पढ़ना है। आप यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करो, ऐप पर रजिस्टर करो, जो भी आपका डोमेन स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है आप उसके लेक्चर्स लो। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से NCERT पढ़ाई जाएगी, पिक्टोग्राफिक के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है और NCERT को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अब हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर 5 की, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। इससे भी 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। मैंने पेपर पूरा एनालाइज करा है, उसके लिए आपको अलग से वीडियो मैं बनाकर दूंगी। आप उसमें देखना कि कौन से चैप्टर से सवाल पूछे गए थे और कितने चांसेस हैं कि और सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारा चैप्टर 6 है चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो हमारी फर्स्ट बुक में हमारे 6 चैप्टर्स हैं, हमारे सेकेंड बुक में देखेंगे तो 8 चैप्टर्स हैं, जो मिलाकर हमारे 14 चैप्टर्स बन रहे हैं। और अगर हम CUET की जो सिलेबस दिया गया है उसको देखेंगे तो उसमें हमारे 9 यूनिट्स दिए गए हैं, जिसमें ये पूरे जो 14 चैप्टर्स हैं उनको इंक्लूड करा गया है, और कुछ 2-3 टॉपिक्स को इंक्लूड करा गया है, एक्स्ट्राज हैं, उनको भी हमें अच्छे से पढ़ना है और समझना है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चरल चेंज है, चैप्टर 2 कल्चरल चेंज, इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फिर स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, चैप्टर 4 चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, इससे भी बहुत सारे सवाल हमसे पूछे गए थे। फिर हमारा ये ग्लोबलाइजेशन से पूरा एक पैसेज उठाकर दिया गया था,
जिसमें हमें 5 सवाल पूछे गए थे। तो एक पैटर्न हमने ये भी देखा कि आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं करेंगे, बल्कि एनसीईआरटी का आपको एक पैराग्राफ उठाकर दे दिया था और उससे सवाल बनाए गए थे और वो सवाल आपको सॉल्व करने थे। जब मैंने पेपर एनालाइज करा था तो मैंने देखा था कि आपसे 5 के 5 सवाल पूछे तो ग्लोबलाइजेशन से ही गए थे, लेकिन सेम पैराग्राफ से नहीं थे। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि कोई पैराग्राफ उठाकर देंगे तो उसी में आपको आंसर भी दे देंगे। आपको वो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जब भी आप जो आंसर्स हैं वो अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट था हमारा मास मीडिया कम्युनिकेशन और 8 चैप्टर है हमारा सोशल मूवमेंट। इससे भी हमारे 4 से 5 सवाल हमसे पूछे गए थे। क्या करा था उन लोगों ने कि 4 से 5 जो मूवमेंट्स थे उनको रिलेट करने के लिए दे दिया गया था कि ये किस लिए है, या इनके एक्सप्लेनेशंस दे दिए थे। तो आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हम कि हमारा जो CUET का सिलेबस दिया है उसमें क्या पढ़ना है हमें। तो हमारा यूनिट फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सबसे पहले हमें इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करा है, फिर बताया है कि सोशोलॉजी क्या है, रेलेवेंस क्या है सोशोलॉजी का, किस तरह से सोशोलॉजी हमें हेल्प करती है इंडियन सोसाइटी को पूरा पढ़ने में। तो ये सब पूरा इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें एज स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसमें हमें कंपोजिशंस पढ़ने हैं, सेक्स रेशियो पढ़ना है, फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल रेट, माइग्रेशन, फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, ये सब पढ़ना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, जैसे माल्थूजियन थियरी है, फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है। ये थियरीज हमें पढ़नी है, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हमें रूरल अर्बन लिंकेजेस और उनके डिविजन्स पढ़ने हैं कि किस तरह से इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यूनिट है सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर 3 था ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। वो क्यों पूछे गए थे? क्योंकि इंस्टीट्यूशन, जब हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं, सोसाइटी पढ़ते हैं, तो उसमें जो हमारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं। तो उनको तो सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना भी है और उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट था फैमिली एंड किनशिप, इससे क्वेश्चन पूछा गया था एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, ये एक सवाल पूछा गया था। तो एक्सटेंडेड फैमिली होती है जहाँ पर हम लोग अपने अंकल आंटीज़, अपने कज़िन्स, इन सब के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो हमें इतना डिटेल में पढ़ना है। तो हमें फैमिली में उनके टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप्स कौन कौन से दिए हैं, जैसे हमारा न्यूक्लियर फैमिली दिया है, एक्सटेंडेड फैमिली दिया है, जॉइंट फैमिली दिया है। तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स का क्लियरिटी होना चाहिए। इसी तरह से हमें किनशिप देखना है। तो किनशिप में क्या यूसेज है, किनशिप क्या है, ब्लड रिलेशन है या मैरिज रिलेशन है, और इन रिलेशंस को क्या नाम देते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन को कंसंजुनियस रिलेशंस बोलते हैं, और अगर मैरिज रिलेशन है तो उनको एफिनल रिलेशंस बोलते हैं। तो ये सब हमें किनशिप एंड फैमिली में जाकर पढ़ना है, अच्छे से समझना है, इससे सवाल पूछे जाएंगे। फिर हमें कास्ट सिस्टम पढ़ना है। कास्ट सिस्टम हमने इंडियन सोसाइटी में अपने 11th-12th में, अगर आपने सोशोलॉजी पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और हम वैसे भी सुनते आते हैं, अपने घर में भी बातें होती हैं कि कास्ट सिस्टम देखा जाता है इंडियन सोसाइटी में। तो हमें मेजरली कास्ट सिस्टम का पूरा पैटर्न पढ़ना होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो हायरार्की है हमें पूरी समझनी होगी। ये 4 वर्णास हैं, जाति, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने होंगे कि कास्ट क्या होता है, वर्ण क्या होता है, जाति क्या होता है। जब तक इन सारे कॉन्सेप्ट्स का हमें क्लियरिटी नहीं होगा, हम कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इन डिटेल्ड हम ये सारे लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। आप ऐप रजिस्टर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें आपके एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में। ठीक है, इसी तरह से हमें ट्राइबल सोसाइटी पढ़ना है कि ट्राइबल सोसाइटी में किस तरह से लोग अपनी लाइफ, अपने जो भी लाइफ है उसको जीते हैं, या कौन सी प्रॉब्लम्स है जो वो फेस करते हैं, या जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या उनकी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन की मैंने आपको बात बताई थी। तो हमारा फैमिली, किनशिप, कास्ट, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब हमारे इंस्टीट्यूशन है। तो मार्केट को भी एक इंस्टीट्यूशन
कहा गया है और हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है कैपिटलिज्म अपने 12th में, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा। कैपिटलिज्म की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, वो किस तरह से बताते हैं कि कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट इंडियन सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी में अप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। आगे हम देखते हैं, जैसे कि हम यूनिट 3 की बात कर रहे हैं, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। जब भी हम इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो ऐसे सोसाइटी में ग्रुप्स हैं जो डिप्राइव्ड बोले जाते हैं या अंडर प्रिविलेज्ड बोले जाते हैं, जिनको बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फेस करना होता है, या उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनाती है या इम्प्लीमेंट करती है। तो इसी तरह से कौन से हैं वो हमारे, जैसे कि ये कास्ट प्रेजुडिस, फिर शेड्यूल कास्ट, हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन सा आर्टिकल है जहाँ पर रिकग्निशन मिला है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, या हम देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने कौन से पॉलिसी प्रोग्राम बनाए हैं, या उनके लिए क्या रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या कहती है। तो ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, इसके बाद हम बात कर रहे हैं मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। जैसे मैंने अभी बोला, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो होते हैं हमारे, वो एक आइसोलेटेड ग्रुप होता है जो सोसाइटी में नहीं होता है। अब वो आइसोलेटेड ग्रुप है तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्लानिंग करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है इनके वेलफेयर के लिए, और वहीं रिजर्वेशन भी होता है। तो ये सब चीज़ें हम इन डिटेल अपने चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिर स्ट्रगल फॉर विमेंस इक्वालिटी। जैसा कि हम जानते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वहाँ पर विमेन का जो स्टेटस है लो माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल का क्या मतलब होता है? मेल डोमिनेशन, है ना। हम देखते हैं ये सारी चीज़ें मेल डोमिनेशन है, तो इसलिए जो विमेन का स्टेटस है वो लो माना जाता है। तो हाँ, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की बात होती है, फेमिनिज्म की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है। तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन फील करवाया जाता है या उनके लाइफ में दिखाया जाता है। फिर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। जब हम इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं तो हमारे कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो वही चीज़ें हमें पढ़नी हैं। जैसे कि रिलीजियस माइनॉरिटी में अगर हम बात कर रहे हैं, आपको पता होगा इंडियन सोसाइटी का मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो क्या है? हिंदुज़म है, फॉलोड बाय मुस्लिम। ठीक है, तो मुस्लिम को एक माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है। फिर हमारे क्रिश्चियन हैं, ठीक, फिर पारसीज हैं। तो ये सब क्या हैं? ये हमारे ये हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो ये क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इनके लिए क्या प्रोग्राम पॉलिसीज़ दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, है ना, क्या इनके वेलफेयर के लिए काम करा गया है। तो ये सब हमें पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए ये टर्म दिया गया है, यूज़ करा गया है। पहले डिसेबल्ड यूज़ करते थे बट अब उनको डिफरेंटली एबल्ड। तो वही सारी उनको कौन से सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है, कौन से रिजर्वेशंस हैं इनके लिए जो बनाए गए हैं इनके वेलफेयर के लिए, या कौन से प्रोग्राम्स हैं या इनके वेलफेयर पर काम करा जाता है। ठीक है, तो ये सब हमें देखना है, पढ़ना है। चलिए यूनिट 4 देखते हैं, द चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी है वो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। किस तरह से? क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। प्लूरलिस्टिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। अब वो वैरायटी कौन सी है? डिफरेंट लैंग्वेजेस की है, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स की है, डिफरेंट रीजन्स की है, और ये सारे डिफरेंट वैरायटीज़ होने के बाद भी इनमें यूनिटी है। एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बोलूँ तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एक कास्ट ग्रुप के लोग तो नहीं पढ़ते ना, या एक रीजन के लोग तो नहीं पढ़ते। अलग अलग रीजन से लोग आते हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ से, रिलीजियस कम्युनिटीज़ से आते हैं, और वो एक साथ एक रूम में बैठ के लेक्चर्स को अटेंड करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो वही चीज़ हमें
पढ़नी है, इन डिटेल्ड हम अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें प्रॉब्लम्स भी पढ़ने होंगे कि कम्युनलिज्म क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मुझे याद आया है कि ये टर्म्स दे दिए थे सामने और फिर इनके सामने एक्सप्लेनेशंस दे दिए थे और बोला था कि करेक्ट जो है उनको मैच करना है। तो कम्युनलिज्म क्या है, जहाँ पर भी रिलीजन को आइडियोलॉजी बनाकर राइट्स करवाए जाते हैं उनको कम्युनलिज्म बोलते हैं, है ना। रिलीजन आइडियोलॉजी इसमें इन्वॉल्व्ड होती है। इसके बाद रीजनलिज्म होता है कि डिफरेंट रीजन्स के लोग होते हैं और वो दूसरे रीजन्स के साथ उनका टसल होगा या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं। तो इस तरह से हमें ये पढ़ना है। फिर कास्टिज्म देखना है, देन पैट्रियार्की जो मैंने बताया था आपको कि मेल डोमिनेशन है जो विमेन को सप्रेस करता है ना, वो सबऑर्डिनेट रखता है विमेन को। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। ये सारे जितने भी टर्म्स दिए हैं इन्हें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना है। इन डिटेल्ड हम लेक्चर्स में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझते हैं, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उनका ईजिली आंसर कर पाओ। फिर हमें पढ़ना है स्टेट इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी और फिर अनइक्वल सोसाइटी में कि किस तरह से हमारा स्टेट जो है उसका रोल है, वो रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। कि कम्युनलिज्म है तो स्टेट क्या करेगा, रीजनलिज्म हो रहा है तो स्टेट क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिट 5 में क्या है हमारा, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है ऑन गोइंग, जिसको हम कह सकते हैं ऑन गोइंग प्रोसेस है ना। ऑन गोइंग प्रोसेस किस तरह से है, सोशल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा से होता आ रहा है और आगे भी होगा। अगर हम बात करते हैं अपने इंडियन सोसाइटी की, तो हमारा इंडियन सोसाइटी हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेडिशनल बोलते हैं, है ना। ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी था हमारा। अगर हम और बात करें कार्ल मार्क्स की कि उसने स्टेजेस बताए हैं सोसाइटी के, तो हम उसने कहाँ से शुरू करा है, प्रिमिटिव सोसाइटी से शुरू करके वो कहाँ तक आया है, सोशलिस्ट सोसाइटी तक आया है ना। वो बोलता है कि सोशलिस्ट होगी, ठीक। तो इसके बीच में 4 स्टेजेस और हैं, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो सोशल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम प्रिमिटिव से सोशलिस्ट तक आ रहे हैं। अभी हम कहाँ तक हैं, कैपिटलिस्ट, और मार्क्स क्या कहता है कि हमें सोशलिस्ट तक जाना है ना। तो सोशल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, चल रहा है। प्रिमिटिव से लेकर हम कैपिटलिस्ट तक आ रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कोई भी चेंज जो कॉन्टिन्यूअस होता रहता है। अब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वो चेंज क्या होगा, हमारा सोशल चेंज होगा कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, है ना। अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं, कोई बिल्डिंग देखते हैं किसी कम्युनिटी लोकेलिटी में जाकर, तो हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर बहुत अच्छा, बहुत एडवांस्ड होता है। तो क्या है, वो एक चेंज है ना। अगर हम ट्रेडिशनल जो बिल्डिंग्स हैं उनको देखें और जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं उनको देखें तो कितना गैप देखने को मिलता है, हमें कितने वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो क्या है, वो एक चेंज है। इसी तरह से सोसाइटी में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम सोशल चेंज से बोल रहे हैं। अब सोशल चेंज की बहुत सारी थियरीज़ हैं जो आप जब अपने यूजी में एडमिशन ले लोगे, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लोगे, तो बहुत सारी सोशल चेंज की थियरीज़ आपके सिलेबस में इंक्लूड होंगी। वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ अभी देखना है कि सोशल चेंज में इंडियन सोसाइटी में क्या चेंजेस आए। तो 2 तरह के चेंजेस की बात करी गई है, एक स्ट्रक्चरल चेंज की बात करी गई है, दूसरी कल्चरल चेंज की। स्ट्रक्चरल चेंज की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह से सोसाइटी मूव ऑन हुई है स्टेजेस में। तो सबसे पहले क्या था हमारा, कॉलोनियलिज्म था, ब्रिटिश रूल था सोसाइटी के ऊपर, है ना। ब्रिटिशर्स थे जो इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना, उनका डोमिनेशन था। उसके बाद फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी था हमारा, वो मूव ऑन हुआ इंडस्ट्रीज़ पर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो क्या था, सर्वाइवल के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए था। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए फिर इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। एग्रेरियन सोसाइटी से आप इंडस्ट्री की तरफ आए, फिर आप मूव ऑन हो गए अर्बनाइजेशन की तरफ आए। तो अर्बनाइजेशन का क्या प्रोसेस था कि जो रूरल एरियाज़ के लोग थे वो अर्बन एरियाज़ में मूव कर रहे थे, मूविंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। और वो रीजंस बहुत सारे थे, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी थी, है ना, लोगों के लिए वहाँ पर काम नहीं था रूरल एरियाज़ में, इसलिए वो अर्बन एरियाज़ में जा रहे थे।
और क्या था, एजुकेशन, के एजुकेशन के लिए लोग रूरल से अर्बन की तरफ जा रहे थे, जो भी एजुकेशन सिस्टम था वो अर्बन एरिया में बहुत अच्छा था, तो वो जो रूरल एरिया था उसको छोड़ के अर्बन एरियाज़ में जा रहे थे। इसी तरह से और भी रीज़न थे। तो हमें यही सब पढ़ना है, डिटेल्ड में पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, फिर हमारा क्या था, प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज की बात कर रहे थे, जहाँ पर हमारे कल्चरल और हमारे वैल्यूज़ से चीज़ें चेंज हो रही थी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले हमारे घर में कोई गेस्ट आता था, हमारे नहीं, जो हमारे एल्डर्स थे, तो वो किस तरह से ग्रीट करते थे अपने एल्डर्स को, उनके पूरे फीट को टच करते थे, झुकते थे, नमस्ते करते थे। बट आज की अगर हम सोसाइटी देखते हैं, मॉडर्न सोसाइटी देखते हैं, तो क्या चलता है, हैंडशेक चलता है ना, और हाई फाइव चलता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। और अगर हमारे एल्डर्स भी आते हैं तो हम प्रॉपर फीट टच नहीं करते, नीज टच करके ही हट जाते हैं। तो ये हमारे वैल्यूज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी को कल्चरल चेंज कहा जा रहा है। जैसे कि मॉडर्नाइजेशन है ना, ट्रेडिशनल सोसाइटी से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आए हैं। जो भी हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न थिंग्स आ रहा है। फिर हमारा वेस्टर्नाइजेशन हम ले रहे हैं, जो भी हमारा वेस्टर्न कल्चर है हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये हमें पढ़ना है। फिर संस्कृताइजेशन हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया जाएगा। ये किसने दिया है, एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इसका दिया है, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि संस्कृताइजेशन किसने दिया है, या संस्कृताइजेशन किस बुक में लिखा गया है बाय एम.एन. श्रीनिवास। तो इस तरह से हमें इन डिटेल पढ़ना है। तो संस्कृताइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्सप्लेन करा गया है कि जो लोअर कास्ट होती है वो लाइफस्टाइल को इमिटेट करती है अपर कास्ट के। वो अपना जो भी उनका क्लोथिंग पैटर्न है, फूड ईटिंग पैटर्न्स हैं, वो ट्राई करते हैं कि वो अपर कास्ट की तरह कर पाएँ, ताकि उनको लगे कि हम भी अपर कास्ट की तरह हैं। बट वो एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, वहाँ पर उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा ये लोग हैं, तो ये इनकी कितनी भी कॉपी कर लें, बट शूद्रा कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो यही सारी चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट में बताई गई थी, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा था हमारा, संस्कृताइजेशन था। तो इन डिटेल हम अपने लेक्चर्स में ये भी पढ़ेंगे। फिर हमें सेकुलराइजेशन पढ़ना है, जहाँ पर हमें जो भी हमारी रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ होती हैं उनको बाहर रखना होता है अपने थॉट प्रोसेस से, जब भी हम कुछ सोच रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं। तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन डिटेल हम पढ़ेंगे भी। फिर हमारा क्या है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहूँ, चैप्टर कहूँ है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एग्जाम में दे दिए गए थे, और पूछा गया था कौन सा मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था, है ना। तो इस तरह से इतनी डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हमें याद करना पड़ेगा। जैसे सोशल रिफॉर्म की बात कभी भी आती है तो राजा राम मोहन रॉय, है ना, इनका नाम कभी नहीं छोड़ सकते हम। और कौन से नाम होते हैं, जैसे दयानंद सरस्वती, इनका नाम, फिर ज्योतिबा फूले। और फिर हमें ये भी देखना है कि इन लोगों ने कौन कौन से मूवमेंट चलाए थे और ये किस लिए हुए थे। जैसे एक था सती, है ना, सती प्रैक्टिस होती थी, तो इसके अबॉलिशमेंट के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने बोला था। तो इस तरह से हमें चीज़ें याद रखनी हैं और पढ़नी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि सोशल चेंज एंड द पॉलिटी। अब हम बात कर रहे हैं, हमने बात कर लिया स्ट्रक्चरल चेंजेस की और कल्चरल चेंजेस की। अब हमें देखना है कि सोशल चेंज में पॉलिटी का क्या रोल है, सोसाइटी में पॉलिटी का किस तरह से रोल है सोशल चेंज को लाने में। तो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो किस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट हो सोशल चेंज को लाने में। तो हमें वही चीज़ देखनी है कि किस तरह से आर्टिकल्स हैं, लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनका क्या रोल है सोसाइटी में लोगों के वेलफेयर और डेवलपमेंट में। फिर हमें देखना है कि पार्टीज़ क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, पार्टीज़ का क्या रोल है सोसाइटी में। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाते हैं तो अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। इसी तरह से प्रेशर ग्रुप्स कौन होते हैं, तो प्रेशर ग्रुप्स और पार्टीज़ दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। पार्टीज़ वो होती हैं, एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी कौन होती है कि आपके जो भी इस टाइम गवर्नमेंट चल रहा है उसको, उसके फॉलोवर्स फिर उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उसकी कैंपेनिंग करते हैं।
फिर प्रेशर ग्रुप्स कौन होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स अलग एक ग्रुप बनाया जाता है जो वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं, लेकिन उनके पास इस तरह का इनकी तरह लीगल सपोर्ट नहीं होता है ना, वो अपनी तरह कर सकते हैं। जैसे अगर हम दो कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक हमारे होते हैं एनजीओज, आपने सुना होगा एनजीओ, और एक होती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या होते हैं ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह से पार्टीज और प्रेशर ग्रुप को हम इन डिटेल समझेंगे लेक्चर्स में। फिर हमारा आता है एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज। जैसे अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, तो ये दो लेवल पर होती है, एक सेंट्रल होती है, दूसरी क्या होती है, स्टेट लेवल पर होती है। लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी भी देखनी होती है, जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पर भी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, वहाँ पर भी पावर होनी चाहिए, अथॉरिटेटिव एक पोजीशन होनी चाहिए जिससे लोग डरें और जो भी उनका बिहेवियर है वो कंट्रोल रहे और इस तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो एक लोकल बॉडी भी बनाई जाती है जिसको हम पंचायत कहते हैं, है ना। तो ये हमारे कहाँ चलेगी, हमारे विलेजेस में चलेगी, ब्लॉक्स में, विलेजेस में ये हमारे पंचायती राज सिस्टम होता है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये हमारे 73rd अमेंडमेंट में, 73rd अमेंडमेंट में इसको इंक्लूड करा गया था। तो इन डिटेल हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना % विमेन का रिजर्वेशन है पंचायती राज में, या कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से डिटेल्ड हम ये पढ़ेंगे। आगे हमारा क्या है, यूनिट 7 है हमारा, सोशल चेंज एंड इकोनॉमी। इसी तरह से हमें देखना है कि सोसाइटी में जो सोशल चेंज हुआ है उसमें इकोनॉमी का क्या रोल रहा है। तो इसमें हमें लैंड रिफॉर्म्स पढ़े जाएंगे, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रेरियन सोसाइटी। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी क्या थी, एग्रेरियन सोसाइटी थी, उसमें किस तरह से चेंजेस आए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। फिर फ्रॉम प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन से लिबरलाइजेशन की तरफ हम कैसे गए, पहले हमारा एग्रेरियन सोसाइटी था, फिर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए, मूव करा हमने, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन से फिर हम लिबरलाइजेशन की तरफ आए। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है, सोशल चेंज ही तो हो रहा है, सोसाइटी में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से हमारा ये जो ग्रोथ है ये बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो और क्या देखना है, चेंजेस इन द क्लास स्ट्रक्चर। जब इन सारे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, हम एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल की तरफ आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल से हम लिबरलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, तो जो हमारा क्लास स्ट्रक्चर है, जो हमारा अपर मिडिल लोअर है, उसमें भी तो चेंजेस आ रहे होंगे ना। अब हम बात कर रहे हैं कि सबके पास इंक्रीमेंट हो रहा है इकोनॉमिक, तो ये चेंजेस भी तो होंगे ना, क्लास फिर से चेंजेस होंगे, अपर और अपर हो जाएंगे, अपर क्लास हो जाएगा, मिडिल क्लास जो है वो अपर मिडिल क्लास हो जाएगा। इस तरह से मूव ऑन करके हमारे एक न्यू क्लास, न्यू मिडिल क्लास एमर्ज होगा, है ना, न्यू मिडिल क्लास। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल। फिर हमारा यूनिट 8 देखिए, एरिनाज ऑफ सोशल चेंज। जब हम सोशल चेंज की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम दो चीज़ों को कैसे छोड़ सकते हैं, एक मीडिया और एक ग्लोबलाइजेशन। यही दो तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी में और जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सोशल चेंज के प्रोसेस में। एक ये मीडिया है, मीडिया के थ्रू हमें वर्ल्ड वाइड चीज़ें सारी पता चलती हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हमारी इंडियन सोसाइटी भी ग्रो कर रही है। जो हम मॉडर्नाइजेशन, जो हम वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे थे, वो सब इन दोनों की वजह से ही तो पॉसिबल है। हमें कैसे वेस्टर्न कल्चर हम अडॉप्ट कर पाएंगे, या कैसे हम मॉडर्निटी या जो भी मॉडर्नाइजेशन के टूल्स हैं हम उनको अडॉप्ट कर पाते हैं, तो वो क्या रीजंस है, वो ये दो हैं, मीडिया और ग्लोबलाइजेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्लोबलाइजेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है अभी, क्योंकि इसमें जो चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि एक पूरा एक पैसेज यहाँ से उठाया गया था। तो यही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें अच्छे से पढ़ना है, इनको छोड़ना नहीं है, इन डिटेल पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट है हमारा सोशल मूवमेंट्स। मैंने आपको बुक में भी दिखाया था, अलग से एक चैप्टर है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट में, हमारा चैप्टर 8 है सोशल मूवमेंट, और यहाँ पर भी इन्होंने अलग से एक यूनिट दिया है। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास बेस्ड मूवमेंट्स।
मूवमेंट की ही बात हम क्यों कर रहे हैं? देखो, अभी हमने सोशल चेंज की बात करी कि सोसाइटी में ऑनगोइंग प्रोसेस होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, हर इंस्टीट्यूशन में चेंज आ रहे हैं, तो उसको हम सोशल चेंज कह रहे हैं। तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ किसकी वजह से रहे थे? तो ये मूवमेंट्स, है ना, सोसाइटी में। अब हमने जब बात करी थी सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन की, तो उसमें हमने क्या बात करा था कि जो भी हमारे अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स हैं, जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं सोसाइटी में। तो उनके वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बना रही है, ताकि उनका जो स्टेटस है वो थोड़ा ग्रो हो या इम्प्रूव हो, उनके जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर पाएँ। तो वो उनको पता कैसे चला? इनसे, मूवमेंट्स के थ्रू। जब मूवमेंट्स आए, ठीक है, ये वोकलाइज हुए, इन्होंने आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाई, गवर्नमेंट को पता चला कि ओके ये एक सेगमेंट है जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो किस तरह से क्लास बेस्ड मूवमेंट चले थे? तो वर्कर्स और पेजेंट के लिए, कि किस तरह से वर्कर को इंडस्ट्रीज़ में एक्सप्लॉइट करा जा रहा था या करा जाता था, ओवर टाइम के नाम पर उनसे काम करवाया जाता था, लेकिन वेजेस उनको बिल्कुल नहीं दिए जाते थे। 8 घंटे की जगह उनको 10 घंटे का काम करवाया जाता था, लेकिन वेजेस 8 घंटे के मिलते थे। तो ये सारे मूवमेंट्स हुए जिसकी वजह से इनके कुछ एक्ट और लॉज बनाए गए जो इनके फेवर में थे और जो इनकी हेल्प कर सकते थे। तो अब क्या है, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी ओनर किसी भी वर्कर से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकता। अगर वो उससे 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाएगा तो वो जो वर्कर है वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है, और अगर काम ज़्यादा करवाएगा तो उसको वेजेस भी बढ़ाकर देने पड़ेंगे। तो ये वेलफेयर के लिए काम करा गया। वहीं अगर हम कास्ट बेस्ड बात करते हैं तो दलित मूवमेंट कितना चला आ रहा है, 40-50 साल से इन लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और जब ये मूवमेंट्स हुए उसी के बाद तो रिजर्वेशन पॉलिसी निकाली गई ना, कि हाँ ठीक है, इन लोगों को जो इनका सोशल पोजीशन है बहुत लो है, कहीं पर भी कोई जगह नहीं दी जाती। जो ये दलित होते हैं या शूद्राज होते हैं, इनको किस तरह से एक्सप्लॉइट करा जाता है कि आपने साथ नहीं बिठाओगे, अपने सेम बर्तन में खाना नहीं खिलाओगे। अगर किसी रेस्टोरेंट में भी जाते थे, हम 40-50 साल पुरानी बात करें, अगर कुछ खाने पीने की भी बात होती थी तो उनको बर्तन नहीं दिए जाते थे, या कोई अपने बराबर में नहीं बिठाता था। कोई भी ट्रैवलिंग होता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सीट शेयर नहीं करते थे। अगर पता चलता था ये शूद्रा हैं या दलित हैं, कोई अपर कास्ट उनके सामने से जाती थी तो वो उनको अलाउड नहीं था कि वो कोई भी फुटवेयर पहन सकें। तो इस तरह से एक्सप्लॉइट करा जाता था। तो ये मूवमेंट्स चलाए गए और आज भी चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से रिजर्वेशन को लेकर आया गया कि जो दलित हैं या शूद्राज हैं या SC ST हैं, इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ताकि उनको एक पोर्शन में, या जैसे हम बात कर रहे हैं एडमिशन लेना है तो एजुकेशनल में इनको रिजर्वेशन दिया कि इतना % रहेगा कि जो शूद्रा के लिए सीट रखी जाएगी और एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में कुछ % रखा जाता है कि इस % में ही शूद्रास को अपॉइंट करा जाएगा। अगर ये जगह पे कोई शूद्रा अप्लाई नहीं कर रहा है तो उस सीट को खाली रखना है, इस सीट को किसी और को नहीं देना, बट उनके लिए रखना ही रखना है। तो इस तरह से लॉज बनाए गए, है ना। फिर हम बात कर रहे थे कि विमेंस मूवमेंट, जैसा अभी हमने देखा कि जो सोशल पोजीशन है वुमेन का सोसाइटी में बहुत लो है, बहुत वीक है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए मूवमेंट्स चलाए गए थे, है ना, उनका स्टेटस को इक्वल करने के लिए। फिर ट्राइबल मूवमेंट जो हमने शुरू में पढ़ा था कि इनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, एक आइसोलेटेड कम्युनिटी मानी जाती है, तो दूसरों की, जैसे हम देखते हैं ना, ये हम में से नहीं है, ये हमसे बाहर हैं, तो उसी नज़र से उन्हें देखा जाता है, उनको बहुत एक्सप्लॉइट करा जाता है। जो भी बेसिक अमेनिटीज़ और ये सिविल अमेनिटीज़ होती हैं उनका वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं बिल्कुल भी। तो इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें दी गई, वेलफेयर्स के बनाए गए, वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए गए, ठीक है। तो वो सब क्यों बनाए गए? इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हमें जो पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो यही इतना सिलेबस था, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे, कवर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करो, ऐप पर रजिस्टर करो। डोमेन स्पेसिफिक लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।